कल एक विज्ञप्ति निकाली राजस्थान हाईकोर्ट ने, जिसमें सरकारी वकीलों के अपॉइंटमेंट के लिए नए आवेदन मांगे हैं। और उन्होंने आवेदन के साथ एक और ये बोला है कि इसको वकीलों को शपथ पत्र देना पड़ेगा कि जब भी हड़ताल होगी, जब वो उस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। इसकी अजमेर बार घोर निंदा करती है। हमारी ये राय है और जनरल ये राय आई है कि जब तक ये हमारी मांगें मंजूर नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, बल्कि इसको और ज़्यादा उग्र रूप से हम करेंगे ताकि इनको हम जमीन दिखा सकें और हमारा आंदोलन सफल बने। आंदोलन तेज किया जाएगा और पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाया जाएगा और बार के अध्यक्ष और बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, उनको बुलाया जाएगा और जेल भरो आंदोलन भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। और इस वक्त एक कॉलर जयपुर से विजय शर्मा जी हमारे साथ है। बताएं विजय जी, आपका क्या कहना है? सर मैं तो ये राजेश महर्षि जी जो बैठे हैं इनसे कहना चाहूंगा जी कि भाई पहली बार ऐसा कोई वर्ग तो है जो जजों के खिलाफ खड़ा तो हुआ। जजों ने तो बिल्कुल अति कर रखी है जी। तो दूसरा कोई नौकरी मांगने आ जाता है उसको कहते हैं बैकडोर एंट्री है, और खुद के घरों में जो लोग सर्वेंट रखते हैं उनको सरकारी नौकरी दे देते हैं, हाईकोर्ट में लगा देते हैं, मुंसिफ कोर्टों में लगा देते हैं। और फिर मतलब आज हालत ये है कि जज के खिलाफ इतने सारे आरोप लग रहे हैं, जज क्यों नहीं प्रसंज्ञान लेते हैं, स्वयं प्रसंज्ञान लेके जांच क्यों नहीं करवाते अपने हाई कोर्टों की भ्रष्टाचार की इतनी जितनी मांग उठ रही है। और मनीष पारिक जी बैठे हैं, इनसे भी कहना चाहूंगा सरकार से कह के कोई रास्ता निकालें, जनता परेशान हो रही है, जजों को समझाएं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कोई समझाए। विजय जी, हमारा यही सवाल है कि दरअसल सरकार इस मामले में क्या कर सकती है और क्या सरकार जानबूझकर चुप बैठी हुई है। लेकिन फिलहाल सवाल है अंकल जजेस का, आखिर जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है उसको किस तरह से खात्मा किया जा सकता है, उसमें सरकार का किस तरह से रोल हो सकता है। मनीष जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। विधि आयोग की जो 230वीं रिपोर्ट है उस बारे में साफ तौर पर जिक्र किया गया है, अंकल जजेस का तबादला किया जाना चाहिए, उसमें निर्देश है इस तरह के। फिर ऐसे में क्या होता है, क्या सरकार कहीं पीछे रहती है इसमें? हाँ, वही मैंने कहा कि गरिमा का प्रश्न है, अलग स्तंभ है, इससे गवर्निंग बॉडी नहीं है सरकार, और उसकी सेपरेट एंटिटी के एग्जिस्टेंस के कारण वो अपनी मर्यादाओं में रहती है। और ये बात ज़रूर है कि जो जितने एडवोकेट्स हैं और वो कहाँ पे उस कोर्ट में पैरवी ना करें। पहले तो जनरल डिसेंसी ये कहती थी और एथिक्स जो एक एडवोकेसी के थे, तो ये होता था कि जहाँ पर कोई रिश्तेदार जज जिस बार में बेंच में काम करते हैं वहाँ पर वकील अपीयर नहीं होते थे। ये बात तो जनरल एथिक्स में ही आती है, ये पक्की बात है। लेकिन अब इसके बारे में कानून बन जाए, ये बात अभी लोकसभा में होनी बाकी है। क्या भ्रष्टाचार इस तरह से खत्म किया जा सकता है और इस हड़ताल के खत्मे का ये एक रास्ता हो सकता है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? इन्होंने तो विषय तो उठाया है जिस तरह का ये कि इतने लोगों के रिश्तेदारों को नौकरी हो गई है और इतनों का अपॉइंटमेंट हो गया है, इतनों का सिलेक्शन हो रहा है, उसमें आउट ऑफ लोग इतने हैं। तो मैं समझता हूँ ये जनता को प्रश्न तो लगता है कि यार ये कैसे बन गए। अब दूसरी बात जहाँ तक वकीलों की है, इन्होंने ये लड़ाई की, ये तो कहते हैं भ्रष्टाचार की बात है। एक अगर प्रेसिडेंट पे कंटेम्प्ट लगेगा तो फिर और लोगों का क्या होगा। इनके प्रश्न तो दिखते तो ठीक से हैं। अब इसमें सरकार का रोल जो है मैं समझता हूँ बहुत कन्फाइंड है, और आप कम से कम जजेस को तो चलिए हम कोशिश करेंगे जानने की कि सरकार क्या कर सकती है। अजमेर से कमल कुमार जी हमारे साथ जुड़े, बताएं कमल जी आपका क्या कहना है? सर मैं ये कह रहा हूँ, ये ना 64-65 दिन से जो हड़ताल चल रही है अभी निरंतर वकीलों की जी, तो सरकार को हस्तक्षेप करते हुए आम जनता को जागरूक करना चाहिए, और आम जनता है ना मतलब है ना सामने आए, और इनकी जितनी भी वकीलों की अधिवक्ताओं में फीस क्लाइंट से ले रखी है, एक तो वो सरकार इनको है ना क्लाइंट को वापस दिलवाए। दूसरा, इनकी सभी भौतिक सुविधाएं 36 घंटे अगर बंद कर दी जाए, नल बिजली पानी की, जिस प्रकार से इन्होंने न्याय से वंचित कर रखा है आम जनता को, तो उसी प्रकार अगर इनको वंचित कर दिया जाए 36 घंटे तो अपने आप हड़ताल टूट जाएगी जी। ये मेरा सुझाव है। शुक्रिया बिग फाइट से जुड़ने के लिए आपका। देख सीधा सा एक यार महर्षि जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार क्या कर सकती है, कोर्ट क्या कर सकती है, और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कर सकती है। ब्रेक पर जाने से पहले एक और बात आई थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सीजे राजस्थान से हैं तो उनका भी एक पक्ष हो सकता है कि वो भी इस मामले में दखल करे और कहीं ना कहीं इस हड़ताल को खत्म करने का रास्ता निकाल सके। आम आदमी परेशान होता है, जिस तरह से कॉलर की एक राय हमारे सामने आई, एक आम आदमी के जहन में आपके मुद्दे नहीं, आपकी बात नहीं पहुंच पा रही कि किस तरह से ये हड़ताल क्यों फैल रही है, क्या मुद्दे हो सकते हैं और किस तरह से ये बात हो रही है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये जो नेगेटिव मैसेज जा रहा है ये 2 महीने की बड़ी हड़ताल के कारण जा रहा है, इसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं किसी स्तर पर फिर वही सवाल है, पहल की जानी चाहिए, भले रास्ता आप सुझाएं, भले बेंच की ओर से ये रास्ता है? देखिए ऐसा है सोनी जी, अभी जस्ट इससे पहले वाली जो कॉल थी
जो किसी विजय कुमार का कॉल था, उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि एडवोकेट्स ने जो जुडिशरी के अंदर करप्शन जारी है उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। तो ये तो सारी मिलीजुली प्रतिक्रिया है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि आम जनता कोई हमारे एडवोकेट्स के इस एजिटेशन के खिलाफ है। अभी आपने ही कॉल रिसीव किया है और उसी कॉल में इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है कि हमने ये मुद्दा उठाया है। दूसरी बात जो अंकल जजेज की जो बात है, हमारा जो डिमांड चार्टर है उसमें हमने बड़ा क्लियर किया है कि पहले आरपीएससी के थ्रू आरजेएस का एग्जाम कंडक्ट किया जाता था। इस बार जुडिशरी ने वो एग्जाम अपने लेवल के ऊपर कंडक्ट कराया और उसमें जो 500 के करीब लोग बाग को प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर पास किया गया है, उसमें हमने गारंटी से हमारे डिमांड चार्टर में इस बात को रखा है कि 176 पर्सन्स वो है जो जुडिशरी वालों के रिश्तेदार हैं। इससे पहले 2009 में जो न्यायिक कर्मचारियों की भर्तियां की गई, आप बिलीव करेंगे कि रिटर्न में हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी, जिसमें 2014 में जब ये विधानसभा में प्रश्न उठा और जब हम लोगों ने मांग उठाई, तब राजस्थान प्रशासन की तरफ से उसके अंदर जवाब पेश किया गया। पिछले 6 साल से उस न्यायिक भर्तियों की पिटीशन में उनकी तरफ से जवाब पेश नहीं करना भी ये दर्शाता है कि उनकी भर्तियों के अंदर भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके लिए न्याय का रास्ता है, कोर्ट के जरिए इंसाफ मिल सकता है, हड़ताल क्यों नहीं? न्याय का जरिया है। 2009 में लगी हुई पिटीशन में आज तक उनकी तरफ से जवाब पेश नहीं किया गया। इसको आप क्या कहना चाहते हैं? इसकी हट धर्मिता है या नहीं है? क्योंकि न्याय तो उनको ही देना है जिनके द्वारा ये करप्शन किया जा रहा है। और एक इतनी सी डिमांड के ऊपर हायर बेंचेस है, वहां जा सकते हैं आप। हायर बेंचेस के पास तो जब जाएं जब इनिशियल स्टेज के ऊपर उसके ऊपर कोई डिसीजन आए। ये एक बड़ा सवाल आपने खड़ा किया कि आखिर क्यों मामले अटक जाते हैं। हाँ। संदीप माथुर जी अजमेर से हमारे साथ हैं, बताएं संदीप जी आपका क्या कहना है? हाँ सर, मैं जो विद्वान अधिवक्ता महोदय जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जी। उनसे सवाल करना चाहूंगा कि जो हड़ताल शुरू हुई थी वो किस मुद्दे से हुई थी? हड़ताल शुरू हुई थी कि किसी अधिकारी के विरुद्ध इन्होंने हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपोजिशन किया और उसने कंटेम्प्ट लिया इनके खिलाफ जी। और आज ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, तो ये पब्लिक को गुमराह क्यों कर रहे हैं? ये अपनी गलतियां क्यों नहीं बता रहे कि हमने किसी न्यायिक अधिकारी के संग बदतमीजी करी, उसने हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट लिया? और शुरुआत इनकी कंटेम्प्ट के खिलाफ से हुई है, अगर आपकी जानकारी में हो तो शुरुआत कंटेम्प्ट के खिलाफ हुई है और आज ये पब्लिक को गुमराह करने के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा बीच में ला रहे हैं। अब इनसे पूछिए विद्वान अधिवक्ता महोदय से कि शुरू कहां से हुई थी हड़ताल? चलिए ये एक राय और कॉलर की है। सुरेंद्र जी आप जवाब देना चाहेंगे? मुझसे पूछा है, मैं जवाब दे देता हूँ। संदीप माथुर जी ने जो क्वेश्चन पूछा है, मेरे ख्याल से उन्होंने जो ऑल राजस्थान एडवोकेट संघर्ष समिति की तरफ से हमारा डिमांड चार्टर है उसको शायद नहीं पढ़ा है। इनिशियल स्टेज के ऊपर जो घटनाक्रम घटित हुआ, उस घटनाक्रम के पश्चात पूरे राजस्थान के एडवोकेट्स के द्वारा एक ऑल राजस्थान एडवोकेट संघर्ष समिति बनाई गई, जिसके गोपेश कुंभत जी संयोजक है। उप संयोजक के रूप में हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा जो डिमांड चार्टर बनाया गया उसमें न्यायपालिका में फैले हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रारंभिक स्टेज से ही सम्मिलित किया गया है और उसी कारणों से आज तक जुडिशरी के द्वारा ये हट धर्मिता को अपनाया ये दो मामले हैं, इनकी कनेक्टिविटी जिस तरह से सामने आ रही है कि उस मामले के बाद जो किसी अधिवक्ता के लिए कोर्ट में एक्शन लिया गया एक जज की ओर से, उसके बाद से ये स्ट्राइक क्यों की गई? ये आपका गलत मानना है। वो एक सामान्य अधिवक्ता नहीं थे, वो दी बार एसोसिएशन जयपुर, जहां पर नॉर्दर्न इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एसोसिएशन है जिसमें अप्रोक्सीमेट 10,000 एडवोकेट्स हैं, उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अधिवक्ताओं के संघ के अध्यक्ष के ऊपर अवमानना कानून का गलत रूप से दुरुपयोग किया गया। ये एक प्रकार से हमारी पूरी जो एकता है उसको ठप करने के लिए कार्रवाई की। आप लोगों को लगता है ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ है। उसके पश्चात ऑनरेबल जजेस के द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में किया गया और उसके पश्चात जोधपुर में कंटेम्प्ट की कार्रवाई की गई। अगर आज इस स्टेज के ऊपर एडवोकेट्स नहीं आए तो जो संदीप माथुर जी सीधी लड़ाई उस मुद्दे पे होनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया, बजाय इसके कि भ्रष्टाचार को इसमें एक और दूसरा मुद्दा बना के, क्योंकि भ्रष्टाचार अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। अंकल जजेस की समस्या अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है तो भारत का सबसे बड़ा मुद्दा ये है आज के दौर में। इस मुद्दे को उस मुद्दे के साथ जोड़कर फिर आपका हड़ताल क्या लगता है आपको? देखिए, जो आम कॉलर की जो राय है उसके बाद। आम कॉलर की जो राय है वो जरा सा समझने में फेर कर रहे हैं इस बात को कि जब हमने हमारे डिमांड चार्टर में भ्रष्टाचार की बातें रखी तो उसके पश्चात से अवमानना के कानून का दुरुपयोग ज्यादा किया गया। जी सुरेंद्र जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं माथुर जी की बात पे एक बात कहना चाहता था, वो शायद मिसगाइड है। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में जो वकीलों का योगदान देश को आज़ाद कराने से लेकर आज तक के जो सिस्टम में वकीलों का जो योगदान रहा है उसको इस देश की जनता को नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात आई है कि आज ये बात आ रही है कि जो ट्रांसफ़र को लेकर हुआ, लेकिन हमारे वकील साथी मिले क्यों?
कि वो जो महेंद्र चौधरी जो एक एडीजे है जिनसे कंटेम्प्ट की बात की जा रही है, उससे भ्रष्ट कोई आदमी नहीं है इस जुडिशरी में। और उसी की उसकी बार बार भ्रष्टाचार की कंप्लेन आ रही थी। और जब हमारा बार का उसको अलग से उठा सकते थे। मेरा एक उल्टा सवाल है कि जब कल जस्टिस गोविंद माथुर ने समन जारी किया और अतिरिक्त महाधिवक्ता और अधिवक्ता सरकारी वकीलों को कहा गया कि वो काम पर लौट आए वरना उनको बर्खास्त किया जाए, इस बारे में इसके बाद 4 वकील आते हैं, सरकारी वकील काम पर लौट आते हैं और आज सुबह इस्तीफा दे देते हैं। गोविंद माथुर जी ने एक बात और भी कही थी कि अगर ये लोग नहीं लौटे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। काम पर नहीं लौटे तो हम गोविंद माथुर जी को आपके मीडिया आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे जो एजी थे, डबल एजी थे, उन पर आपने भले ही कितना ही प्रेशर बनाया, उसके बावजूद उन्होंने हमारी यूनिटी में रहे हैं। तो और आपने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर ये लोग नहीं लौटे तो गोविंद माथुर जी रिजाइन कर देंगे, तो पहले तो उनको अपने पद से रिजाइन कर देना चाहिए। एक और सवाल उठता है कि लगातार हाईकोर्ट इस बारे में कहता रहा है कि सरकार अपना रोल पूरी तरीके से अदा नहीं कर रही। मैं आपसे जानना चाहूंगा अग्रवाल साहब, क्या ऐसा हो रहा है, किस जगह पर ऐसा रोल हो रहा है जो सरकार की ओर से अदा नहीं किया जा रहा है? देखिए, सरकार की तरफ से कोई विधि सचिव को बुलाया जा रहा है, मुख्य सचिव को बुलाया जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, सरकार की तरफ से कोई भी इसमें ढील नहीं है। जो भी अभी एडवोकेट जनरल और एडवोकेट्स पैरवी करने वाले राज्य सरकार की तरफ से हैं, वो पहले एडवोकेट्स हैं, उसके बाद में सरकारी वकील हैं। तो वो किसी प्रकार से भी अपने संघ के आह्वान को, स्ट्राइक के आह्वान को छोड़ करके और कभी पैरवी करने के लिए नहीं जा सकते। जस्टिस माथुर साहब ने जोधपुर में जो कहा, उन डबल एजेस को बुलाकर कहा कि आप काम पे लौटाइए, अन्यथा मैं आपकी सनद जब्त करा दूंगा और रद्द कर दूंगा। ऐसा भी कहना माननीय सीनियर मोस्ट न्यायाधीश को शोभा नहीं देता। लेकिन हाईकोर्ट का जो रुख है सरकार को लेकर है, मैं उस पर बात करना चाह रहा था। सर, एक सेकंड में कहना चाहता हूँ, नियम और प्रावधान के तहत बार काउंसिल ऑफ राजस्थान कोई ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है जो कि एडवोकेट्स के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है, और वो कार्रवाई बिल्कुल जुडिशियल कार्रवाई होती है और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में एज ए मैटर। चलिए, मेरे पास ब्रेक का कॉल आ रहा है, मैं ब्रेक के बाद फिर आपके पास लौटूंगा। एक कॉलर भी हमारे साथ है, हीरालाल जी जयपुर से। हीरालाल जी, अपनी बात बताएं। सर, ऐसा है कि जब ये मैटर हुआ था उस समय मैं कोर्ट में, मेरी खुद की तारीख थी और उसमें अचानक शोर हुआ कोर्ट के रूम से, तो कुछ वकील आके और मजिस्ट्रेट को धमकी देने लगे। उसके बाद मेरी नेक्स्ट डेट थी। नेक्स्ट डे थोड़ा बवाल ज्यादा मचा, लगभग 100 से ज्यादा लोग उसी कोर्ट के बाहर आके कोर्ट के बोर्ड सब तोड़ दिए और जोर जोर से नारे लगाने लगे, डीजे चोर है, महेंद्र चोर है। और जब मजिस्ट्रेट का ये हाल है, वकीलों द्वारा जो किया जा रहा है कि एक मजिस्ट्रेट के सामने एक डीजे, जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट का डीजे है, जो अब उसके मेन चेम्बर के बाहर इस तरह से उपद्रव कर रहे हैं और कुछ चंद वकील लोग इस तरह से कर रहे हैं। जब मैंने मेरे वकील साहब से बात की, जो कि सीनियर वकील हैं, उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व अब इस पेशे से संबंधित हो गए हैं। उसके बाद देखिए, अभी मनीष जी का मैंने एक चीज सुनी मैंने कि किसी भी आम आदमी को रोका नहीं गया, जबकि ये गलत है। इन्होंने सारे तरीके अपनाए, लोगों को बीच में इन्होंने रोका भी कि कोई भी कोर्ट के अंदर नहीं जाएगा। इन्होंने जयपुर बंद करा। चलिए हीरालाल जी, बिल्कुल हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आखिरी दौर में जब लौटेंगे तो बातचीत जारी रहेगी और इसका क्या रास्ता हो सकता है, आमजन को कैसे राहत मिल सकती है, सरकार किस तरह से रोल अदा कर सकती है और किसको इस हड़ताल को खत्म कराने के लिए बीच में आना चाहिए। बातचीत जारी रहेगी, आखिरी दौर में लौटेंगे। आप बने रहिए बिग फाइट लाइव के साथ। 3-4 महीनों से आज पब्लिक परेशान हो रही है, बेचारे रोज पेशे चेंज होते रहते हैं, उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके लिए हाई कोर्ट का ये जो रुख है ये एकदम सही है और उनको सोचना चाहिए वकीलों को कि इस तरह से आम पब्लिक को परेशान न किया जाए। मुख्य सचिव को बिल्कुल जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और वो प्रशासन का सर्वे सर्वा है और ये उनका कर्तव्य भी बनता है कि उनको जवाब दे। ये कैसा तमाशा, इसको लेकर हमारा सवाल था कि 2 महीने से जारी वकीलों की हड़ताल पर क्या सरकार की बेचारगी नजर आती है। इसको लेकर आपकी राय मिली। 78% दर्शक मानते हैं कि सरकार को इस पर काम करना था, कहीं ना कहीं मध्यस्थता से आगे सरकार की भूमिका हो सकती थी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। 22%
इस सवाल से इत्तेफाक नहीं रखते। कॉलर है जयपुर से रेणु जी हमारे साथ। बताएं रेणु जी, आपका क्या कहना है? कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आखिरी दौर की ये बातचीत है, इसको मैं अग्रवाल साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा। किस तरह से इस पूरी हड़ताल को कंक्लूड किया जा सकता है, इसका रास्ता निकाला जा सकता है, और आखिर कैसे इंसाफ के घर में जो देर है अंधेर वाली बात जो आती है कि अंधेर नहीं है, वो साबित किया जा सकता है? अश्विनी जी, आपने अच्छा प्रश्न किया और ये आज का विषय भी है। मेरा तो इस मामले में एक स्पष्ट राय है मेरे अनुभव के हिसाब से कि इस मुद्दे पे दोनों पक्षों की सकारात्मक वार्ता होनी चाहिए और किसी प्रकार की कोई ईगो बीच में नहीं होनी चाहिए। अभी दो ये जैसे ये उन्होंने अब कहा, एक रिटायर्ड जज भी है, आप उस कुर्सी पर भी बैठे हैं जिसको लेकर सवाल उठते रहे हैं कि भ्रष्टाचार होता है, और वो एक ऑनरेबल पोजीशन है, उसका समाधान कैसे हो सकता है? नहीं, जैसे अंकल जज की आपने बात की, तो अंकल जज के बारे में तो सीधा सा सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि जो जिन जजेस के रिश्तेदार यहाँ प्रैक्टिस जहाँ राज्यों में कर रहे हैं उनको दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, और उसमें धीरे धीरे सकारात्मक नतीजे भी देश में आए थे। बहुत से न्यायाधीश के स्थानांतरण भी देश भर में किए गए थे, और अगर राजस्थान में भी ऐसी डिमांड है वकीलों की तो कोई अनुचित नहीं है। ये लॉ कमीशन ने भी इस प्रकार की अनुशंसा की हैं जी। और अब मेरा निवेदन ये है कि इस मामले में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए मध्यस्थता जरूरी है, और मध्यस्थता कौन किसके जरिए के लिए मेरा तो ये बड़ा हम लोग सौभाग्यशाली भी हैं कि मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय के राजस्थान से हैं, और मेरी उनसे अपील है कि राजस्थान की जनता किस तरह से त्रस्त हो रही है और किस तरह से ये मामला बढ़ रहा है, इसलिए न्याय प्रशासन और अभिभाषक संघ इन दोनों के बीच में किसी रिटायर्ड न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के राजस्थान में हैं, किन्हीं को मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट को नियुक्त करना चाहिए। सुरेंद्र जी, आपकी राय जानना चाहूँगा मैं। देखिए सुनील जी, 65 दिन का एक बहुत लंबा समय होता है, और जनता भी परेशान है। जनता के साथ साथ 80,000 प्रदेश के वकील हैं जिनका रोजी रोटी शाम को चूल्हा वो उनकी जो पैसा है उससे जलता है, वो लोग भी परेशान हैं। इस सिचुएशन में जज साहब ने भी कहा कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो राजस्थान से है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी राजस्थान से है, और इसके साथ साथ हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट भी यहाँ बैठे हैं, मनीष जी पारक बीजेपी के नेता है जो सत्ताधारी पार्टी है। इनको भी इंटरफेयर करना चाहिए, इनके प्रदेश की मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, और मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के गवर्नर महोदय मिलकर के इसका रास्ता सुझा सकते हैं, और इसका रास्ता निकलना भी चाहिए। 65 दिन का बहुत लंबा समय है, राजस्थान की जनता दुखी है, एडवोकेट खुद दुखी है। ऐसा नहीं है कि एडवोकेट शौक से ये कर रहे हैं, वो भी एक मजबूरी है, तो इसका रास्ता निश्चित रूप से निकाला जाना चाहिए। राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर लगा था, जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम जेठमलानी जी राजस्थान उच्च न्यायालय की तरफ से अपीयर हुए थे, और उन्होंने अपने आप को एज ए मीडिएटर सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि मैं इस सारे संपूर्ण प्रकरण में मीडिएशन करना चाहता हूं, और उसी ग्राउंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए एडजॉर्नमेंट दिया। उनकी तरफ से एडवोकेट जनरल को भी लेटर लिखा गया कि 17 तारीख को वो आना चाहते हैं, बशर्ते कि चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान बैठ करके किसी प्रकार का कोई ग्रीवेंस कमेटी के रूप में इसका सॉल्यूशन निकालें। 2003 का जो मामला था, उसके बाद ग्रीवेंस कमेटी की जो सुझाव था आज तक नहीं बन पाई। आपको क्या लगता है ये एक वजह है? देखिए, ये रास्ता निकल सकता है? देखिए, ये जो हम मुद्दा बना रहे हैं और जो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि न्याय प्रणाली में जुडिशरी के अंदर भ्रष्टाचार है, 2003 में अगर कोई फैसला हो जाता है, उस फैसले की लाइट में एडवोकेट्स का, बार एसोसिएशन की जो ग्रीवेंसेज है उनके संदर्भ में आज तक कमेटी नहीं बनाई गई। इसके अंदर आपको कुछ नजर नहीं आता है कि वो कमेटियां क्यों नहीं बनाई गई? एडवोकेट्स की जो ग्रीवेंसेज है उसके संबंध में ये कमेटी आज ही उनको बनाना सूझा, इससे पहले भी वो कमेटियां बनाई जा सकती थी जिसके तहत एडवोकेट्स की समस्याओं का निदान होता। परंतु कुल मिलाकर के सरकार का कुछ रोल हो सकता है इसमें? सरकार का रोल हो सकता है, सरकार को पहल करनी चाहिए। इससे पहले भी जब कभी किसी प्रकार के आंदोलन हुए, सरकार की तरफ से हमेशा पहल की गई है। गवर्नर साहब ने भी इस पूरे मैटर के ऊपर कॉग्निजेंस लिया है और उन्होंने इस हड़ताल के ऊपर अपनी पूरी रिपोर्ट को बनाई है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि माननीय कल्याण सिंह जी खुद इस कंटेम्प्ट की प्रक्रिया के मामले के अंदर प्रताड़ित रह चुके हैं। चलिए मनीष जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा। आपसे काफी उम्मीदें हैं, सरकार आपकी है, विधि मंत्री, मुख्यमंत्री खुद है जी। एक सजेस्टिव फॉर्म में तो हो सकता है, मुझे लगता है कि इस बारे में जो भी प्रक्रिया अपनानी चाहिए वो सरकार अपनाएगी ही। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी कहा कि सरकार की विषय है, अगर इसी विषय पर कोई IAS RAS अधिकारी को कुछ करना होता तो अब तक 2-3 बार कर चुकी होती सरकार, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मैटर ही अलग प्रकार का है, इसमें उनकी स्वतंत्रता है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है, लीगल। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ मध्यस्थता के लिए पहल हुई एक बार, फिर उसके बाद फॉलोअप्स नहीं हुए सरकार की ओर से।
मुसीबत यही है कि दोनों मानने वाले हम ना, तो सरकार वकीलों को ये कह सकती है कि आप जाओ वहाँ, बाध्य नहीं कर सकती है, ना जुडिशरी को ये कह सकती है कि इन दो अधिकारियों के ट्रांसफर करो आप। तो अल्टीमेटली एक कन्फाइंड रोल है और उस कन्फाइंड रोल को जबरदस्ती प्ले करने का मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि क्या है। ये जरूर है कि इसके लिए करना चाहिए, पर कुछ और कोर्ट अगर कि मुख्य सचिव और विधि सचिव को बुला रहा है तो आपको नहीं लगता कि सरकारी अफसर को वहां पहुंचकर उस बारे में जवाब देना चाहिए? यहाँ मैं यही निवेदन कर रहा हूँ अश्विनी जी, जवाब देने वाले हैं वो क्या बताएंगे? निश्चित समझ लो, यही एक बड़ा सवाल है और इसी कारण 65 दिन से ये तमाशा जारी है। खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे, आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आज की इस चर्चा में इतना ही, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आप हम सब के लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार।